जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे भारतीय हस्तशिल्प। आपको पता ही होगा भारतीय हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है। यानी हस्त यानी हाथ और शिल्प यानी कि रचना करना। तो जो हम हाथ से बनाते हैं उसको बोला जाता है भारतीय हस्तशिल्प। जैसे कि अभी कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में हस्तशिल्प आज भी सक्रिय रूप से है। पहले भी बनाया जाता था। आज के समय में हम बात करें तो आज के समय में जैसे हो गया कलकत्ता, वहाँ आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो बिना किसी मशीन के उपयोग के बनाए जाते हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में चूड़ियाँ बनाई जाती है। भारत में भी कोसे की साड़ियाँ बनाई जाती है, मतलब छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार ये सारे जो सामान हैं जो बिना किसी मशीन के उपयोग के बनाया जाता है उसको बोला जाता है हस्तशिल्प। ठीक, यानी कि हम बिना किसी, जहाँ पर जिस वस्तु को बनाने के लिए हम अपने किसी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, अपने हाथों से बिना किसी 0.1% भी बिना मशीन का उपयोग किए हम अपने हाथों का उपयोग करके जिस वस्तु का निर्माण करते हैं, चाहे वह उस सजाने के लिए उपयोग हो या कोई कार्य करने के लिए, अगर उस वस्तु का निर्माण होता है तो उसे हस्तशिल्प वस्तु भी कहते हैं। और यह भारत की प्रमुख विशेषता है। यहाँ लिखा है ना परिचय, यह परिचय ही है हस्तशिल्प की। यह हस्तशिल्प यानी कि भारत में कई राज्यों में आज भी सक्रिय रूप से बनाया जा रहा है। आज भी हस्तशिल्प की प्रक्रिया चालू है और यही भारत के उन लोगों की प्रवीणता और कुशलता को दिखाता है कि आज भी हमारे देश में कितने परंपरागत रूप से कार्य किए जा रहे हैं, कितने दक्षता है उनमें, वह कैसे बिना किसी मशीन के आज भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तुएं सामान बनाने में सक्षम होते हैं। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि जो हस्तशिल्प होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका परिचय क्या है। यानी कि जहाँ पर, ये सटीक और सरल परिभाषा, जहाँ पर हम बिना किसी मशीन के, बिना किसी औजार या उपकरण के अपने हाथों से किसी वस्तु का या किसी सामान का, चाहे वह सजावट के लिए उपयोग हो या कार्य के लिए, निर्माण करते हैं, तो उस वस्तु को या उस रचना को क्या कहा जाता है, हस्तशिल्प कहा जाता है। यानी पूर्ण रूप से हाथों द्वारा बनाया गया शिल्प यानी रचना को हस्तशिल्प के नाम से जाना जाता है। और चूंकि यह भारत में है इसलिए इसे बोला जाता है भारतीय हस्तशिल्प। यह हम भारतीय कला एवं संस्कृति के अध्याय 3 में पढ़ रहे हैं। जो अगर आपने पिछले की चैप्टर के क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप क्रमबद्ध आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे कि कांच की चूड़ियाँ। तो कांच की चूड़ियाँ आप जानते हैं हर हिंदुस्तान में, मतलब हर हिंदू परिवार में महिलाएं पहनती है। अगर शादी हो गया रहता है तब भी पहनते हैं, नहीं हो गए रहते तब भी पहनते हैं, लेकिन शादी होने के बाद जो है कांच की चूड़ियाँ आमतौर पर पहनी जाती हैं। ठीक, तो जो कांच की चूड़ियाँ हैं, ये कांच की चूड़ियाँ क्या होता है, कांच की चूड़ियाँ कहाँ से बनती है, कांच से। अब हम बात कर रहे हैं कि कांच निर्मित वस्तुएं। तो जो कांच निर्मित वस्तुएं हैं, इसकी अगर इतिहास की बात देखें तो हमें जो पुरातात्विक विद द्वारा कहा जाए तो हमें साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वह बता रहे हैं उन साक्ष्यों के अनुसार कि जो महाराष्ट्र के ब्राह्मीपुर और एक नाम मैं भूल रहा हूँ उसको कोल्हापुर। ठीक, ब्राह्मीपुरी और कोल्हापुर में क्या है, जो खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों को देखते हुए लग रहा है, जो हमारे साइंटिस्ट, विज्ञान के जो पुरातात्विद हैं वो बता रहे हैं, विशेषज्ञ, कि यहाँ पर कांच का उद्योग है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ चश्मे का भी उद्योग था। कहाँ, महाराष्ट्र के जो कोल्हापुर और ब्राह्मीपुरी जगह है वहाँ। क्योंकि जो संस्कृत में एक रचना है, कौन सी रचना है, संस्कृत की रचना है व्यास योग चरित। इस रचना, ये एक काव्य है, इस काव्य में चश्मे का भी वो पाया गया है, क्या बोलते हैं, उदाहरण, नाम पाया गया है। तो बोल रहे हैं कि चश्मे का नाम है, यानी कहीं ना कहीं इसका भी उपयोग हुआ होगा इस काल के दौरान, इसलिए इसमें नाम है। तो चश्मे का भी उपयोग पाया गया है। ठीक, आपको याद होगा इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो जो महात्मा गांधी थे उसने कांच की चूड़ियों का विरोध किया था ना, क्योंकि वो अंग्रेजों के द्वारा उस समय उत्पादन किया जाता था। तो वही कांच की चूड़ियां अब बनाई जा रही हैं। मध्यकाल के दौरान कहा जाता है कि जब कौन शासक थे, मध्यकाल के दौरान मुगल शासक।
मध्यकाल के दौरान मुगल शासक थे, तो उनके जमाने में भी कांच का उद्योग स्थापित हुआ। उन्होंने जो कांच के उद्योग है उसको बढ़ावा दिया। किसको? कांच के उद्योग को बढ़ावा दिया। किसने? मुगल शासकों ने। चाहे वह अकबर हो, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, जहांगीर हो, मतलब जितने भी थे, ये मध्यकाल, इनके जो शासन युग है उसको क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यकाल। ठीक। तो जो ये शासक थे, इन्होंने क्या किया? मध्यकाल के दौरान जो कांच के उद्योग था इसको बढ़ावा दिया, और इन्होंने भी अपने जो महल बनवाते थे या कुछ अपने जो चिन्ह बनाते थे या विजय के या किसी भी उपलक्ष्य में, तो उनमें कांचों के जो वस्तुएं बनवाकर उसमें सजावट करवाते थे। जैसे कि हम अगर बात करें तो जो मुगल शासकों ने बनवाया था क्या? शीश महल। क्या बनवाया था? शीश महल। तो शीश महल में इन्होंने कांच के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनवाई, सजावट की वस्तुएं बनवाई और उसको डेकोरेट कराया। किसको? शीश महल को। किससे? कांच के वस्तुओं से। तो कहा जाता है कि जो मुगल शासक थे उन्होंने भी कांच के जो उद्योग थे उसको बढ़ावा दिया, और उनके जमाने में जो प्रचलित वस्तुएं कांच से बनाई जाती थी, वे बोला जाता है कि सुगंधित हुक्का जो कांच से बनाया जाता था। कांच से क्या बनवाया जाता था? मुगलों ने हुक्का बनवाया कांच से। और एक सामान और है जो वो लोग बनवाते थे, उसमें बोला जाता है कि बक्से, कांच का हुक्का बक्सा बनवाते थे। ठीक। कौन? मुगल शासक। फिर और हम आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में कहा जाता है कि गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पर क्या बनाया जाता है? चूड़ियाँ। जहाँ हमारे हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद में। ठीक। हमारे यहाँ हैदराबाद में कांच की प्रमुख चूड़ियाँ हैं, और पूरे हिंदुस्तान में कांच की उत्कृष्ट चूड़ियों के लिए हैदराबाद को जाना जाता है। यहाँ क्या बोला जाता है? यहाँ कांच की जोड़ा, मतलब चूड़ी का जोड़ा भी कहा जाता है। ठीक। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी कांच की चूड़ियों का उपयोग होता है, और कहा यहाँ पर कांच के एक वो क्या बोलते हैं, सजावट के वस्तुएं भी बनवाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं? गुजरात, राजस्थान। ठीक। गुजरात और राजस्थान में कांच की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो सजावट में भी उपयोग होते हैं। और एक बिहार में है। बिहार में क्या बनाया जाता है? टिकुली। एक टिकुली है। टिकुली मतलब एक नाम है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिसके अंतर्गत बनाते हैं। तो इन वस्तुओं को बिहार के एक गांव है, वहाँ टिकुली गांव है, वहाँ पर इस वस्तु को बनाया जाता है। भारत देश में बच्चों जो ये हस्तशिल्प है, यह एक प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ से हस्तशिल्प से लोग एक अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। वह अपने क्या करते हैं? जीवनचर्या की जो खर्चे हैं वह निकालते हैं। कहाँ से? हस्तशिल्प से। और साथ ही वह अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन जो कला है उसको बचा के रखते हैं, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों को भी वह कला प्रदान करके जाए। तो यह भारत के जो हस्तशिल्प है, यह इसकी विशेषता है। ठीक। तो कांच की निर्मित वस्तुएं हो गए। इनमें बोल रहा है कि जो चूड़ी व सजावट की वस्तुएं, यहाँ लिखा है चूड़ी व सजावट की वस्तुएं आदि, जो ये प्रमुख वस्तुएं हैं जो कांच से हमें अभी वर्तमान समय में कांच में सबसे ज्यादा अभी जो उद्योग है वह कौन सा बढ़ा है? चूड़ी का उद्योग। याद रखना, कौन सा उद्योग? चूड़ी का उद्योग सबसे बढ़ा है। और उसके बाद आता है, तो उसके बाद जो उद्योग है वो है वस्तुएं, मतलब सजावटी वस्तुएं। सजावटी वस्तुएं हम किसी भी चीज को डेकोरेट करने के लिए बनाते हैं ना। हम जैसे अब किसी को घर बनाए, अब खिड़की में क्या लगाना है? जैसे शीशा लगाते हैं खिड़की को सजाने के लिए, तो दरवाजा लगाएंगे चारों तरफ, बीच में वो कांच लगवा देते हैं। घड़ी में कांच लगता है। मतलब हर जगह आज के समय में कहीं ना कहीं कांच का उपयोग होता ही है। हम बाइक में, मार्शल में, कार में, फोर व्हीलर में आईना जो लगाते हैं, तो आईना कांच से बनता है ना भाई। तो कांच का उपयोग होता ही है हर एक क्षेत्र में। आज के समय में कांच का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक। उसके बाद कपड़े पर हस्तशिल्प। कपड़े पर हस्तशिल्प यानी कि जो हस्तशिल्प की तकनीक है, यानी जो लोग हाथों द्वारा वस्तुएं बनाते हैं, उसमें एक कपड़ा भी उद्योग है। भारत में एक कपड़ा उद्योग भी है, जिसमें हस्तशिल्प द्वारा आज भी कार्य होता है और बहुत पुराने जमाने से होता आ रहा है। जो हस्तशिल्प का कार्य है उसमें कपड़े के क्षेत्र में बहुत सारे अनेक तकनीक का भी उपयोग होता है। ठीक। बहुत सारे और अनेक तकनीक है जिनका उपयोग होता है। कहाँ? कपड़े के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं, मैं साइड हो गया हूँ। आप कपड़े के हस्तशिल्प लिखा है, कपड़े पर हस्तशिल्प। इसमें 3 महत्वपूर्ण होते हैं। एक टाई एंड डाई है, दूसरा कढ़ाई है, और तीसरा है ये यहाँ देख लीजिएगा, तीसरा है बुनाई। यानी कि
ये 3 प्रमुख तकनीक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तकनीक है बच्चों जिनका कपड़े के क्षेत्र में हस्तशिल्प क्रिया के द्वारा किया जाता है, उन तकनीकों का उपयोग। लेकिन क्या हुआ कि हर एक चीज को पढ़ते हैं विस्तृत से, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, उनको हम यहाँ नोट करते हैं, बताते सभी को, लेकिन नोट उसी को किया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जो हमारे लिए अधिक काम आए। बाकी चीज को समझना जरूरी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको रखना भी जरूरी है। ठीक, तो क्या हुआ कि टाई एंड डाई, इसको कहा जाता है बांधना और रंगना। किसको? टाई एंड डाई को, टाई एंड डाई सॉरी, इसको हिंदी में बांधना और रंगना कहते हैं। जो हस्तशिल्प तकनीक है कपड़ों के ऊपर, उसमें बहुत सारे तकनीक हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध तकनीक कौन सी है? टाई एंड डाई। टाई एंड डाई में होता क्या है, कपड़ों में रंगों के द्वारा सजावट किया जाता है, और इस सजावट की प्रक्रिया को ही टाई एंड डाई कहते हैं। ठीक, और यह एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनें डाली जाती हैं जो कपड़े को अधिक कहा बोला जाए अधिक कपड़े को अधिक आकर्षक बनाते हैं और पढ़ने योग्य, उपयोगी, अति देखने में आकर्षक, अट्रैक्टिव करते हैं। कौन? ये सजावट। तो टाई एंड डाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में भारत में होता है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी टाई एंड डाई की प्रक्रिया की जाती है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अपन छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में भी कोसे के द्वारा क्या बनाया जाता है, टाई एंड डाई की प्रक्रिया द्वारा साड़ी बनाई जाती है। ठीक, आगे इसको पढ़ेंगे हम। कढ़ाई, जब हम टाई एंड डाई की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब को कढ़ाई की प्रक्रिया आती है। यह भी एक तकनीक है जिसके अंतर्गत कपड़ों के ऊपर डिजाइन डाला जाता है। इसमें एक लकड़ी का भी उपयोग होता है, और उस लकड़ी के उपयोग के द्वारा क्या किया जाता है, कलर जो डिजाइन है उसको साड़ी पे लगाया जाता है। तो इस प्रकार कढ़ाई की जाती है, जिससे वह एक सुंदर आकृति एक साड़ी में मुख्य रूप से उभर आए। क्योंकि जो कढ़ाई प्रक्रिया है यह अन्य कपड़ों पर बहुत ही कम होता है। इसकी जो मुख्य प्रक्रिया है वह कौन सी है? साड़ी। कौन सी है? साड़ी। यानी जो कढ़ाई की प्रक्रिया है, कढ़ाई की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा किसमें उपयोग किया जाता है? साड़ी में। यानी साड़ी में बच्चों बहुत सारे जो डिजाइन नहीं होते, हम जब खरीदते हैं साड़ी, मतलब हमारे घर की जो महिलाएं जाती हैं, चाहे वह दीदी हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह मम्मी हो, उनके आप साड़ियों में देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो डिजाइन डले रहते हैं, चाहे वह अभ्रक वाले हो, चाहे वह कलर वाले हो, चाहे वह बिना अभ्रक वाले हो, लेकिन डिजाइन होते हैं एकदम से प्लेन होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन एकदम बहुत रेयर कंडीशन में वह साड़ी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, अधिकांश साड़ियों में कढ़ाई की जाती है, इसीलिए वह अट्रैक्टिव और अच्छी दिखती है, एक्सपेंसिव दिखती है। अगर उसमें कढ़ाई ना हो तो बहुत सारे उसके रेट गिर जाते हैं, लोग लेना पसंद नहीं करते। इसी कढ़ाई की वजह से हम एक्सपेंसिव जो खर्चीला कपड़ा रहता है उसको लेते हैं। और बुनाई, बुनाई भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साड़ी के क्षेत्र में या कपड़े के क्षेत्र में। साड़ी बस में नहीं बोल सकते, बुनाई तो हर एक क्षेत्र में होता ही है। अगर हमको कपड़ा बनाना है तो बुनाई तो करना ही पड़ेगा, बिना बुनाई के कपड़ा नहीं बन सकता। लेकिन यह सबसे अंतिम प्रक्रिया है, और इसके बिना हम कपड़े को जो एक कपड़ा है अगर वह कई धागों में है तो उसको धागे को पिरोकर एक कपड़ा बनाने की प्रक्रिया एक बुनाई का प्रक्रिया के अंतर्गत ही कंप्लीट होती है। तो हम उसको तो ऐसे नहीं कह सकते कि इसके बिना कार्य हो जाए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, अपन कहा जाए जो हस्तशिल्प है। हम चूंकि हस्तशिल्प को पढ़ रहे हैं, यानी कि हस्तशिल्प यानी कि जहां हाथों के द्वारा किसी भी वस्तु को बनाया जाए, चाहे वह उपयोग के लिए हो, चाहे वह सजावट के लिए हो, लेकिन हाथों के द्वारा उपयोग होता है, उसमें मशीन का उपयोग नहीं होता है। तो हम देखेंगे जहां मशीन का उपयोग नहीं होता दोस्तों, जहां मशीन का उपयोग नहीं होता 1 भी %, जहां अपनी अपनी जो लोग हैं वह कला का उपयोग करते हैं, अपनी दक्षता का प्रमाण देते हैं। आप देखेंगे कई लोग ऐसे रहते हैं जो पत्थर को छीनी हथौड़ी द्वारा तोड़ तोड़ कर एकदम से क्या बना देंगे, मूर्ति प्लेन एकदम ऐसा लगेगा जैसे मशीन द्वारा बनाया, लेकिन वो मशीन द्वारा नहीं बना रहता, लोग अपने हाथों से बनाते हैं, तो इसको हस्तशिल्प कहते हैं। लेकिन आज क्या होता है, आज के समय में देखते हैं ना कि कई संगमरमर के पत्थर है तो कहीं मंदिर बन रहा है या मूर्ति बन रहा है तो मशीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हस्तशिल्प में क्या लगता है, समय लगता है, समय लगता है। और आज के समय में समय आदमी ज्यादा लेना नहीं चाहता, तो क्या होता है मशीन द्वारा बना देते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो इस टाई एंड डाई के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें है एक तमिलनाडु, यहाँ लिखा है तमिलनाडु,
यहाँ सुगड़ी वस्तु बनाई जाती है। क्या नाम है वस्तु का? सुगड़ी वस्तु। यह एक कपड़े का नाम है। फिर एक है मंथाली पोशाक। मंथाली पोशाक, इसको भी तमिलनाडु में बनाया जाता है। यह मंथाली जो पोशाक है बच्चों, ये क्या होता है, हम जैसे मूर्ति खरीदते हैं ना, या कोई बड़ी मूर्ति रहती है या भगवान की हो या किसी भी चीज का हो, तो अगर हम उसको वस्त्र पहनाते हैं तो उन वस्त्रों को इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्या? मंथाली पोशाक। उन जो मूर्तियों को पहनाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं बच्चों, उस वस्तु को ही क्या बोला जाता है? मंथाली पोशाक। ठीक। और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में क्या बनता है? तो छत्तीसगढ़ में कोसा की साड़ी बनती है। ठीक। यह भी हस्तशिल्प द्वारा बनाया जाता है। कोसा की साड़ी बहुत ही प्रचलित है, भारत में भी इसका खूब प्रचार प्रसार है और ख्याति प्राप्त वस्तु है कोसा की साड़ी। और छत्तीसगढ़ की तो फिर बातें अलग है, छत्तीसगढ़ में तो फिर नाम होगा ही, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का ही है। मध्य प्रदेश में क्या है? ये कढ़ाई के अंतर्गत है। कढ़ाई प्रक्रिया में मध्य प्रदेश में है एक महेश्वरी साड़ी। इस साड़ी का नाम है महेश्वरी साड़ी। बहुत ही मध्य प्रदेश में ख्याति प्राप्त साड़ी है। इस ख्याति प्राप्त साड़ी को पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे इंडिया में खरीदा जाता है और यह बनने का जो क्षेत्र है वह है मध्य प्रदेश। यह बोल रहा है इसमें जो उपयोग होता है वह सूती और रेशमी धागे। जो महेश्वरी साड़ी है ना, इस साड़ी को बनाने के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं बताओ? अभी मैं बताया ना, सूती और रेशमी धागे। सूती और रेशमी धागे का प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर है उड़ीसा में एक पिपली गांव है। गांव का नाम है पिपली। राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो पिपली गांव है, यहाँ एक लैप वस्तु का नाम है। उस लैप यानी वस्तु यानी कपड़े का, तो वो लैप बनाया जाता है। लैप वस्तु का नाम है पिपली गांव। वो पिपली लोग, मतलब पिपली एक जनजाति है, तो उस जनजाति के द्वारा वो वस्तु बनाई जाती है। ठीक। तो इसलिए उस वस्तु का नाम क्या पड़ा है? पिपली। मतलब पिपली द्वारा लैप बनाई जाती है। अब जो बुनाई है मैंने बताई है, सबसे अंतिम प्रक्रिया है। अब बोल रहा है कि हाथी दांत। क्या बोल रहा है? हाथी दांत की शिल्प कला। यानी हम ये लास्ट जो टॉपिक है आज की क्लास में कहा जाए नेक्स्ट एंड लास्ट, तो जो हाथी कला है, यानी कि जो भारत में हम देखेंगे कि जो हाथी में शिल्प कला होता है, यानी हाथी के दांत में तो हाथी के जो दांत में बहुत पुराने जमाने से भारत में हस्तशिल्प होता रहा है। हम देखेंगे पुरातात्विक लोग अभी जो खुदाई है उसमें पाए हैं कि जो हाथी के दांत है उसमें हड़प्पा सभ्यता से हस्तशिल्प होता रहा है। यानी कि जो चाकू है और एक हथियार बनाने में हाथी के दांत का उपयोग करते थे। कब? हड़प्पा सभ्यता के दौरान। ठीक। और पुराने जमाने में क्या करते थे, आज के समय में जैसे हम व्यापार करते हैं ना, जो ऐसे ही अनंत समय से लोग आदान प्रदान तो करते ही रहे हैं। तो आज हम जैसे कपड़े का व्यापार करते हैं, हम इंडिया से विदेश भेजते हैं, विदेश से इंडिया में सामान मंगाते हैं। उसी प्रकार पुराने जमाने में जो हाथी के दांत से वस्तुएं बनते थे, चाहे वह चाकू हो, चाहे वह छुरा हो, या विभिन्न प्रकार के कोई भी सामान बनाए जाते थे उसके योग्यता अनुसार, जिससे वह बन सके। तो उन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता था। कहाँ कहाँ? तो जैसे अफगानिस्तान है, तुर्किस्तान है, इन स्थानों पर क्या किया जाता था? निर्यात किया जाता है हाथी का दांत। आज नहीं, पुराने जमाने में। कब? पुराने जमाने में। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, लिखना कि इसके जो पारंपरिक केंद्र है, यहाँ लिखा भी है कि जो पारंपरिक केंद्र है जहाँ इसका व्यापार होता था हाथी दांत का, अब आज तो नहीं होता, क्योंकि आज क्या है, एक वो बन गया है, क्या बोलते हैं, अपराध, कानूनी अपराध है हाथी दांत का व्यापार करना। तो इसके जो पारंपरिक केंद्र है ना, इसमें दिल्ली है, जयपुर है और मुर्शिदाबाद। ये तीन ऐसे पारंपरिक क्षेत्र हैं जहाँ पर हाथी दांत का व्यापार पहले जमाने में किया जाता था। यहाँ खुदाई के द्वारा हाथी दांत से एक शिलालेख मिला है, यानी पता चला है कि हाथी दांत में शिलालेख भी किया जाता था। और चाकू मिला है, छुरा मिला है, ये कहाँ? मुर्शिदाबाद में, दिल्ली में, जयपुर में। इनके अलावा भी कई जगह हैं जहाँ पर हाथी दांत से वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक। तो उन हाथी दांत से जो वस्तुएं बनाई जाती थी दोस्तों, उन वस्तुओं का कहाँ किया जाता था निर्यात? विदेशों में। आज भी जैसे अफगानिस्तान तो आज भी भारत से अलग है। उस समय भी जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे, उस समय भी अफगानिस्तान पहले अलग ही था। तो ऐसे विदेशों से आदान प्रदान हुआ करता था पहले। ठीक। तो आज भी जैसे जिन वस्तुओं का उस समय भी यहाँ जरूरत था यहाँ मंगाते थे, बदले में वहाँ जो जरूरत था वहाँ देते थे, वैसे भी आज भी वैसे ही निर्यात आयात चलता है। हाथी दांत का व्यापार मैंने बता दिया।
इससे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं हाथी दांत से, ठीक, जिनमें मैं एक और बता दे रहा हूँ। हाथी दांत से कंघी भी बनाई जाती है। केरल, जोधपुर, केरल में भी हाथी दांत का उपयोग किया जाता था, मतलब उसके केंद्र थे। और जोधपुर में भी हाथी दांत का उपयोग शिल्पकला में किया जाता था। तो कंघी और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हाथी दांत से बनाई जाती थी। तो आज की क्लास में हमने कवर किया है अध्याय 3 के भारतीय हस्तशिल्प, जिसके अंतर्गत हमने हस्तशिल्प, भारतीय हस्तशिल्प का परिचय कंप्लीट कर लिया है। परिचय के बाद यानी आइडेंटिटी, फिर उसके बाद है कांच की निर्मित वस्तुएं। मैंने बताया कि कांच निर्मित वस्तुओं में हम चूड़ी है एवं सजावटी वस्तुएं हैं। मध्यकाल के दौरान मुसलमानों के शासन में क्या था, हुक्का था, कांच के हुक्के थे। सुगंधित वो थे, क्या बोलते हैं, आग जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, तो नोट कर लेना क्योंकि बार बार वो आता है, इम्पोर्टेंट है ना। उसको क्या बोलते हैं, सुगंधित बक्से, हाँ, वो सुगंधित बक्से और इत्रदान, ये भी कांच से बनाए जाते थे। कब? मुगल काल के द्वारा, ठीक, ये हुआ। और उसके बाद हम आधुनिक में तो अब जानते हैं कांच की चूड़ियां बनाई जाती है। हर एक चीज, हर एक क्षेत्र में कांच का उपयोग होता है। लेकिन अब क्या है, मशीनों का उपयोग होता जा रहा है। धीरे धीरे मशीनें अब हर जगह पर लोगों का हाथ बटा रही हैं। तो क्या हुआ कि अब पूर्ण रूप से हस्तशिल्प का बहुत कम होते जा रहे हैं। हर जगह मशीन, जैसे अब क्या होता था, पहले क्या करते थे, लोग हाथों द्वारा कुड़ाई करते थे, चाहे वह कितने बड़े जगह का कोड़ना हो, कुआं खनना हो, तालाब बनाना हो, कोई भी करना हो, लेकिन हाथों द्वारा। अब क्या हो गया, अब जेसीबी आ गई, कई सारे और अन्य मशीनें आ गए जो इस कार्य को सरल और जल्दी ही कर देती हैं। तो इस तरह धीरे धीरे मशीनें अब लोगों के उस स्थान को लेते जा रहे हैं, ठीक। और लोग इससे क्या हो रहे हैं, लोगों का तो रोजगार भी कम हो रहा है धीरे धीरे, और साथ ही आलसी भी होते जा रहे हैं लोग, ठीक, ये हुआ। फिर है कपड़े पर हस्तशिल्प, मैंने बताया कि टाई एंड डाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, इनके क्षेत्र में भी मैंने बताया है। और उसके बाद है हाथी दांत पर शिल्प, ये भी मैं बताया कि हाथी दांत पर हम कौन कौन से चीज बना सकते थे। हाथी दांत का व्यापार कहाँ कहाँ होता था, आज भी कहाँ कहाँ, आज तो बहुत कम हो गया क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम बन गया है। तो ये हुआ, ठीक। कुड़ाई के द्वारा भी पाया गया है हाथी दांत कई स्थानों पर, ठीक। तो इस प्रकार आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। फिर अगले क्लास में, अभी 2-3 दिन तो यही क्लास चलेगा क्योंकि क्लास मतलब ये अध्याय लंबा है, तो इसी को धीरे धीरे हम कवर करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम अगले क्लास में आएंगे। जय हिंद, थैंक यू।